ताज लिटरेचर क्लब की संस्थापिका भावना वरदान शर्मा जी। उनकी लिखी हुई लेटेस्ट पुस्तक आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है। आज इसके संदर्भ में हम लोग कुछ प्रश्न उनसे पूछेंगे जो हमारे पाठक और दर्शक जानना चाहते हैं। भावना जी, सबसे पहला सवाल जो है हमारे पाठक वर्ग की तरफ से कि आगरा को लेकर जो इतिहास चला आ रहा है उसको अलग ले जाकर आपने ब्रजभूमि घोषित करने का प्रयास किया है। तो पाठक ये जानना चाहते हैं कि आपने मुगल इतिहास को एक तरफ रखकर इसको ब्रजभूमि बनाने का प्रयास क्यों किया? ऐसा क्यों दर्शाया आपने अपनी इस पुस्तक में? जी, जो आपने सही कहा। पूरा जो उद्देश्य है इस किताब का, आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है, वो यही है कि जो ये भ्रांति इतिहास में छद्म इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई है कि आगरा की स्थापना मुगलों द्वारा की गई, या आगरा में जो मुगल काल था वो आगरा का स्वर्ण काल था, ये गलत है। और मेरी पूरी किताब लिखने का उद्देश्य ही ये है कि, और ये भी कहा जाता है कि आगरा से, मुगलों से पूर्व जो इस आगरा का इतिहास है वो स्पष्ट नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे पुराणों में अग्रवन का संदर्भ दिया हुआ है, कई स्थानों पर दिया हुआ है, और ये भी बताया गया है कि महाभारत काल से पूर्व आगरा एक समृद्धशाली नगर था। हम जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र की क्या महिमा है, और श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, और आगरा ब्रज क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसके बावजूद भी साम्राज्यवादियों द्वारा, उपनिवेशवादियों द्वारा आगरा के ही नहीं, भारत के प्राचीन इतिहास को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, ये एक बहुत गलत संदेश है हमारी भावी पीढ़ी के लिए। संकीर्ण मानसिकता के चलते अतिवादियों ने जिस प्रकार से भारतीय इतिहास के साथ छेड़खानी की है, मुझे लगता है कि पूरे इतिहास का पुनर्लेखन बहुत आवश्यक है, और सत्य का सामने आना बहुत आवश्यक है कि आगरा ब्रजमंडल का एक बहुत ही अलौकिक और पवित्र अभिन्न अंग है, और मुगल काल से पूर्व भी आगरा था, और आगरा एक बहुत ही प्राचीन नगर है, और बहुत ही गौरवशाली, हजारों वर्षों का गौरवशाली इतिहास आगरा का रहा है। एक प्रश्न है कि आगरा कभी भी ब्रजभूमि का हिस्सा नहीं रहा, उसका अंग नहीं रहा। मथुरा और भरतपुर ये दोनों ब्रजभूमि का हिस्सा माने जाते थे। गोकुल, बरसाना, ये सभी गांव, नंदगांव उसके टेरिटरीज में आया करते थे। आगरा एक शैव भूमि था। यहाँ चारों तरफ शैव मंदिर थे, शिव मंदिर। और इसका सबसे सटीक प्रमाण है कि यहाँ रमण रेती में रोनकता के पास भगवान परशुराम और उनके पिता द्वारा स्थापित मंदिर, और यहाँ कैलाश महादेव भी, जो बताया जाता है कि वो लगभग 10 या 15 हजार वर्ष पुराने बताते हैं, और कुछ उसे त्रेता युग का भी बताते हैं। तो उस हिसाब से ये ब्रजभूमि का हिस्सा नहीं माना जाता। एक पाठक की ये सलाह थी कि अगर ग्रैंड ट्रंक रोड और इरफान मवी की जो 3 रिसर्च पेपर थे जो इंडियन हिस्ट्री काउंसिल में छापे गए थे, उसमें अकबर के, जहांगीर के, इन सबके योगदान को, खासतौर पे आगरा को जो मुगलों की राजधानी बनाया गया, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया, फतेहपुर सीकरी वो राजधानी ले गया था अकबर जी। यहाँ से। उसके बाद में वहाँ पानी की समस्या होने के कारण वो फिर आगरा लेके आया। यहाँ से राजधानी बाद में, शाहजहाँ के बाद में राजधानी यहाँ से आगरा से दिल्ली चली गई थी जहांगीर के काल में। तो ये जो आगरा से लेकर मेरठ और दिल्ली तक का, अलीगढ़ तक का बंडल का जो कल्चर है वो अलग है। इसका ब्रजभूमि के साथ में कोई भी समावेश नहीं होता। तो इस पर और प्रकाश डालिए, पाठकों की शंका का निवारण करिए। जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ये कहूंगी कि आगरा के इतिहास पर एक बार और प्रकाश डालते हैं। हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में ये उल्लेखित है स्पष्ट रूप से कि ऋषि अंगिरा, महर्षि अंगिरा जो थे, ईसा से 1000 वर्ष पूर्व ऋषि अंगिरस जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, उनके
ये वंशज ये थे श्री महर्षि अंगिरा के वंशज, और महर्षि अंगिरा के नाम पर अंगिरा शहर नगर ये बसा था, और अंगिरा से फिर आगरा हो गया। ये भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन थे, और उन्हीं के ये नगर जो था, उन्हीं की राजधानी था, अग्रवन था। तो अग्रवन का बहुत स्थानों पर उल्लेख दिया हुआ है। अब इतिहास की बात करते हैं। तो सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैमिल्टन ने कहा है कि ये परशुराम की नगरी है, उसका प्रमाण भी है रुनकता में हमारे सामने। इतिहासकार अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जो आगरा है, कंस के समय में एक समृद्धशाली नगर था। इतिहासकार टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान में कहा है कि आर्यों की जो एक शाखा थी अग्रगामी, तो अग्रगामियों का ये राजधानी थी, राजा अग्रसेन का ये नगर था। और इतिहासकार कार्लायल ने भी ये कहा है कि अग्रगामियों का ये नगर था, और राजा अग्रसेन के नाम पर इसका ये अग्रवन जो नगर था। तो ये तो इतिहासकारों की बात है कि इतिहासकारों ने विभिन्न समयों पर कालखंडों में आगरा की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या परिस्थितियां रही, वो सब उनका उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में, अपनी पुस्तकों में किया है, जिसके आधार पर हमारे हमारे पास प्रमाण हैं और हम अपनी बात को रख सकते हैं। और इसके अलावा भी हम जानते हैं, मैं अपने पुराने पॉडकास्ट में ये बटेश्वर की बात कर चुकी हूँ हाल ही में, कि बटेश्वर जो है उसका शौरीपुर नाम था, और बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जो पितामह थे, ये उनका ये नगर था, और वासुदेव जी के जो पिता थे। और शौरीपुर जो स्थान था, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि आगरा ब्रज मंडल का अंग नहीं है। ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण का जो है संबंध जैन धर्म से है। नेमिनाथ उनके चचेरे भाई थे, और ऋषि अंगिरस उनके गुरु थे। तो बटेश्वर का यहाँ पर बहुत बार बार मेरी पुस्तक में जिक्र किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जहाँ श्री कृष्ण का नाम आता है, हम मथुरा के बारे में विचार करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो गृह जनपद है, आदरणीय राजकिशोर सर की पुस्तक तारीख है आगरा में भी ये इसका स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण का गृह जनपद जो है वो आगरा है। तो मैं ये आपकी बात से किस तरीके से सहमत हो सकती हूँ कि आगरा जो है ब्रजमंडल का अंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम विकिपीडिया पे जाएं या एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित छद्म आधुनिक इतिहासकारों ने जिस तरीके से हमारे इतिहास को पूरा बदल के रख दिया, मुझे लगता है शायद आगरा के अलावा विश्व में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके इतिहास के साथ इतनी ज्यादा तोड़ मरोड़ के उसको प्रस्तुत किया गया है कि उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। एक अलौकिक और प्राचीन नगर को बिल्कुल मुगल शहर का नाम दे दिया गया है। और आप कहीं भी आप देखिए कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, जबकि मैंने अभी बताया, मैंने प्राचीन ग्रंथों का भी उल्लेख किया और मैंने इतिहासकारों की किताबों का भी उल्लेख किया कि किस तरीके से मुगल पूर्व भी आगरा का इतिहास मिलता है, कि किस तरीके से ये महाभारत पूर्व से और उत्तर पाषाण काल से ये नगर चला आ रहा है। दूसरा, मैं फतेहपुर सीकरी की आपने बात की, तो हमारे सामने जो प्रमाण हैं, हम उन्हें कैसे झुटला सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में जो पुरातत्व सर्वेक्षणों में आप देखते हैं, पत्ताल है, रसूलपुर है, मदना है, इन सभी क्षेत्रों में जो शैलाश्रय हैं, जो रॉक शेल्टर्स हैं, उनमें जो भित्ति चित्र मिले हैं, जो कि उत्तर पाषाण काल से जहाँ का उल्लेख है, जहाँ पर पशुओं के हैं और देवी देवताओं के हैं और मानव आकृतियां हैं, समूह नृत्य है, और औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, और सर्वेक्षणों में बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मुगलों से बहुत पहले, हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास हमें दर्शाते हैं। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि मुगलों ने स्थापना की आगरा की, बल्कि आगरा भारत का एक बहुत ही प्राचीन नगर है। इसके समय से आप देखिए कि मैंने अपनी पुस्तक में ये हजारों वर्षों का इतिहास है, ये मुगल, चलिए 1500 से पूर्व चलते हैं, प्रथम शताब्दी से शुरू करते हैं। कनिष्क काल में आप देखिए, कनिष्क काल के हमें प्रमाण मिले हैं, हमें बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, हमें कनिष्क शैली के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, गांधार शैली की मूर्तियां हैं,
उसके बाद मौर्यकालीन हमें बर्तन मिले हैं, उसके बाद 5वीं शताब्दी गुप्त काल के हमें प्रमाण मिले हैं, मूर्ति अभी 5वीं शताब्दी में आप देखिए कि 2000 चांदी के सिक्के मिले हैं जिन पे गुहिलाश्री अंकित है। ये मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो योद्धा थे उनको रावत कहा जाता था। उन्हीं ने ये बताया जाता है कि रावतपाड़ा और मंकामेश्वर की स्थापना की थी, तो गोहिलाश्री उन सिक्कों पर अंकित है। तो इससे पता चलता है गोहिला साम्राज्य था जो मेवाड़ का, उसका आगरा पे आधिपत्य था। गोहिला साम्राज्य के विभिन्न चिन्ह हमें पुरातत्व सर्वेक्षणों में मिले हैं और ये प्रमाण है। उसके बाद 8वीं 9वीं शताब्दी में भी आप देखिए, 9वीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं। फतेहपुर सीकरी में मूर्तियां मिली हैं और भगवान भगवान बुद्ध के समय के 400 वर्ष बाद की जो प्रथम बुद्ध प्रतिमा है वो हमें मिल प्राप्त हुई है। और फतेहपुर सीकरी में जो है चंद्रराज राजा का जो राज था उस समय सीकरी जो थी वो सिकरवारों का आधिपत्य था। तो वहां पर भी बहुत से मंदिरों के, भवनों के जो है खंबे हैं, चक्र हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति है और बहुत सी समय समय पर बर्तन, औजार और मूर्तियां हमें मिलते रहे हैं। तो हम इन अतीत के प्रमाणों को कैसे झुटला सकते हैं, और मुझे लगता है सरकार का कर्तव्य है कि इन सभी का संरक्षण करें। और ये दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य हैं ये सारे चिन्ह, और जरूर पर्यटकों को ये सब देखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर पाषाण काल में मानव जीवन आगरा में था और इसके चिन्ह हमें मिलते हैं। तो ये जो हमें मिले आगरा में भी जगह जगह पर, जैसे पीएसी मैदान में आप देखते हैं या इरादत नगर में आप देखते हैं, कभी सिक्के खुदाई में मिलते हैं, कभी मूर्तियां मिलती हैं या बर्तन मिलते हैं। जैसे आगरा के किले में भी 2003 और 4 में जैन मूर्तियां मिली थी, जो कि फिर नहीं प्रस्तुत की गई लोगों के सामने, उनको छुपा दिया गया। और इसके कोई ना कोई कारण रहा होगा जो नहीं हम ये दर्शाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं इन चीजों को। तो समय समय पर आगरा में, आगरा के आसपास के स्थानों पर ऐसे बहुत से चिन्ह मिलते हैं, प्रमाण हैं जो कि हमें बताते हैं कि मुगलों से पूर्व आगरा एक कितना समृद्धशाली नगर था और ब्रज क्षेत्र का कितना अभिन्न अंग है, किस प्रकार और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा कि इतिहासकार अब्दुल्ला ने कहा है कि कंस के समय में एक बहुत समृद्धशाली नगर था। तो आगरा में कंस गेट है, कंस मेला जो लगता था, और बहुत से ऐसे चिन्ह है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से संबंधित चिन्ह आगरा में हमें मिलते हैं। और बहुत से ऐसे स्थान हैं जो महाभारत काल के भी हमें प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तारीख दाऊदी में इसका जिक्र है। 1000 साल पहले महाराजा अग्रसेन की राजधानी रहा है आगरा, अग्रवन के रूप में। इसके संदर्भ में आप कुछ प्रकाश डालिए। दोबारा क्वेश्चन का महाराजा अग्रसेन की राजधानी रहा है अग्रवन के रूप में, तो इसके संदर्भ में आप प्रकाश डालिए कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी आगरा था या नहीं, जिसका नाम अग्रवन था उस काल में। जी जी अग्रवन का, जैसे मैंने कहा कि संदर्भ ऐतिहासिक पुस्तकों में और प्राचीन ग्रंथों में बार बार हमारे सामने आता है। और बहुत समय से आगरा के नाम को बदलने की जद्दोजहद में आगरावासी लगे हुए हैं कि आगरा को उसके पुराना नाम अग्रवन दे दिया जाए। और यहाँ का जो वैश्य समाज है प्रमुखता से ये चाहता है कि आगरा को, जो कि उनका ये मानना है कि महाराजा अग्रसेन द्वारा ये की राजधानी ये हुआ करता था और उनका यहाँ आधिपत्य था, तो उनकी वजह से ही यहाँ का नाम अग्रवन पड़ा। तो इसका बहुत समय से प्रयास हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्यों की एक शाखा है अग्रगामी। तो ये जो बहुत सारे मैंने आपको इतिहासकारों के बारे में बताया है, टोड ने, इतिहासकार टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान में कहा है, CL कार्लाइल ने अपनी पुस्तक में कहा है कि हाँ जी, ये आर्यों की एक शाखा अग्रगामियों के जो राजा थे अग्रसेन, ये उनका नगर था और उनके नाम पर ही अग्रवन नाम इस जगह का नाम पड़ा है। बाकी और बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी कहा जाता है कि महर्षि अंगिरा के नाम पर आगरा का नाम पड़ा है। तो प्राचीन ग्रंथों में अनेकों किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं,
लोक श्रुतियां हैं और अलग अलग समय पर अपनी खोज के अनुसार अलग अलग इतिहासकारों ने प्रमाण सहित ये प्रस्तुत किया है, जिसमें सबसे प्रमुखता के तौर पर यही आता है कि अग्रगामियों के राजा अग्रसेन का यहाँ की राजधानी था और इसीलिए इसका नाम अग्रवन पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। अब दूसरे खंड में डॉक्टर कुसुम जी और आशुतोष जी आपसे सवालात करेंगे। एक विराम लेंगे हम। उनसे पहले जी, अच्छा। थैंक यू।